तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 16 है और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहा था। राष्ट्रपति के बारे में संबंधित जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, वहाँ तक हम लोग पढ़े, एक एक आर्टिकल को डिटेल से पढ़े। इसके अलावा हम लोग जाने कि राष्ट्रपति का जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, इनके बारे में हम लोग पढ़े थे। राष्ट्रपति का अगर कर्तव्य और अधिकार की बात करें तो सबसे पहले हम लोग नियुक्ति संबंधी अधिकार देखे कि कई सारे ये ऐसे पद हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 10 से 12 पद हैं। इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति की जो है विधायी शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग कई सारे आर्टिकल के माध्यम से पढ़े, है ना। और विधायी शक्तियों के बाद हम लोग जो है आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, यानी कि जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आज हम लोग राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला चीज़ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 217 के तहत ये जजों की नियुक्ति करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 124 के अनुसार, और वहीं आर्टिकल 217 के अनुसार जो हाई कोर्ट के जज हैं इनको भी नियुक्त राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला इनका न्यायिक अधिकार हो गया, न्यायिक शक्ति वाला। आगे देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ भी हैं, जो कि आपका आर्टिकल 72 में जिसका जिक्र किया गया है। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं ये भी राष्ट्रपति का जो है वो न्यायिक शक्ति ही है, और ये आपका आर्टिकल 72 में आता है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों का जिक्र किया गया है। यहाँ बताया जाता है कि राष्ट्रपति भारत के किसी भी न्यायालय के दंड को माफ़ करने की शक्ति रखते हैं। तो अगर या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे दिया है, तो अगर उस डिसीजन में अगर कोई माफ़ कर सकेगा तो वो व्यक्ति केवल राष्ट्रपति ही है, बाकी बात कोई नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो 3-4 तरह का जो है वो क्षमादान की शक्तियों में प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा करने का, उसका प्राविलंबन करने का, परिहार करने का, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। हम लोग ये जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है आपका पार्डन यानी कि क्षमा। तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्युदंड, उम्र कैद, सजा आदि को पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं। तो अगर कोई किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो उम्र कैद का सज़ा दे दिया है या फिर मृत्युदंड का सज़ा दे दिया है, तो उसको माफ़ करने का अधिकार केवल जो है वो राष्ट्रपति के पास हो रहा है, राष्ट्रपति के पास है। ये आपका आर्टिकल 72 में उल्लेख किया गया है। पहला है आपका क्षमा, दूसरा है आपका लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कम्यूटेशन। क्षमा का यानी पार्डन, और लघुकरण का अर्थ होता है कम्यूटेशन। तो बोला जाता है कि इसमें सज़ा की अवधि में कोई कमी नहीं की जाती है, बल्कि प्रकृति बदल दी जाती है। तो क्षमा में तो या तो डायरेक्ट राष्ट्रपति माफ़ कर देगा, मृत्युदंड को भी, उम्र कैद की सज़ा को भी माफ़ कर देगा डायरेक्ट, या फिर किसी को वो लघुकरण कर दे। लघुकरण में ये रहता है कि इसमें सज़ा का अवधि अगर 50 साल है तो आपको 50 साल ही मिलेगा, लेकिन इसमें केवल जो है नेचर बदल दिया जाएगा, यानी प्रकृति बदल दी जाती है। जैसे अगर किसी को उम्र कैद का सज़ा मिला है तो किसी को मृत्युदंड का सज़ा मिला है तो मृत्युदंड वाले व्यक्ति को उम्र कैद का सज़ा दे दिया गया है, मृत्युदंड उसको हटा के उम्र कैद दे दिया है। या फिर किसी को अगर कठोर कारावास है तो कठोर कारावास से उसको साधारण कारावास में डाल दिया जाएगा, लेकिन जो अवधि है वही सेम रहेगा, लेकिन इसका केवल प्रकृति बदल दिया जाता है लघुकरण में। एक है आपका परिहार का भी प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति जी, और परिहार का अर्थ होता है आपका रेमिशन। तो रेमिशन यानी कि परिहार का भी प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, और इसमें क्या होता है कि सज़ा की प्रकृति में बदलाव ना करके सज़ा की अवधि में कमी कर देते हैं। अगर सज़ा की अवधि वही रहेगा जबकि उसका प्रकृति बदल देगा तो वो हो गया आपका लघुकरण, है ना, लघुकरण हो जाता है यानी कम्यूटेशन। लेकिन अब क्या करें कि सज़ा का अवधि मतलब कि सज़ा का जो प्रकृति वही रहे लेकिन उसका अवधि कम कर देगा, तो उसको बोल देंगे परिहार यानी कि रेमिशन। तो परिहार और लघुकरण एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। तो परिहार और लघुकरण जस्ट उल्टा है। परिहार में क्या है कि सज़ा की प्रकृति में बदलाव ना करके सज़ा की अवधि में ही कमी कर देंगे, यानी कि उसको जो है घटा देंगे अवधि। अगर किसी को 10 साल का सज़ा मिला तो उसको 8 साल कर देंगे, अवधि घटा दिए, इसको बोलेंगे परिहार। ठीक है ना। लघुकरण में प्रकृति चेंज किया जाएगा, अवधि नहीं। परिहार में अवधि चेंज किया जाएगा, प्रकृति नहीं।
चौथा है आपका विराम। विराम का अर्थ होता है आपका रिस्पाइट। इसमें क्या है देखिए, किसी भी सज़ा पर शारीरिक स्वास्थ्य कारणों से रोक लगाना, तो विराम लगा देता है, बोलता है ठीक है इसको सज़ा तो मिलना चाहिए ही, गलत किया है तो सज़ा तो मिलेगा ही, लेकिन ये सज़ा अभी नहीं मिलेगा, इसको कुछ दिन के बाद मिलेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक नहीं है तो ऐसे में सज़ा को रोक दिया जाएगा। जैसे कि गर्भवती महिला या फिर बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति या फिर मानसिक रूप से बीमार कोई व्यक्ति है, तो उसके जो है शारीरिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है, इसलिए उसका सज़ा के ऊपर अभी विराम लगा देता है राष्ट्रपति। ठीक है ना, ये 4 गो हो गया। 5वां है आपका प्राविलंबन यानी कि रिप्राइव। प्राविलंबन में क्या होता है वो देखो, सज़ा पर थोड़े कम समय के लिए रोक लगा दिया जाता है जिससे उसकी क्षमा याचिका पर विचार किया जा सके। प्राविलंबन मतलब विलंब करना, मतलब कि रोक थोड़ा सा डिले, मतलब कि थोड़ा डिले करना। सज़ा मिलेगा, थोड़ा आराम से मिलेगा, थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, आपको साल भर का सज़ा मिलेगा, 2 साल का सज़ा मिलेगा, थोड़ा लेट से थोड़ा सा इसका स्टार्ट करेंगे प्रोसेस। तो थोड़े समय के लिए, तत्काल थोड़े समय के लिए जो है इसको रोक दिया जाता है ताकि क्षमा याचिका है उसके ऊपर फिर से विचार किया जा सके। तो ये प्राविलंबन मतलब होता है थोड़े समय के लिए उसको सज़ा का जो अवधि है उसको रोक दिया जाता है। इसमें कोई आपका हेल्थ इशू का प्रॉब्लम नहीं है, ये जानबूझ के किया जाता है ताकि जो क्षमा याचिका है इसके ऊपर दोबारा विचार किया जा सके। तो ये आपका प्राविलंबन यानी कि रिप्राइव। इसके अलावा देखिए अभी हम लोग बताए थे कि आपका आर्टिकल जो है 124 और आर्टिकल जो है वो आपका 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को ये नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यहाँ तक तो हम लोग जाने हैं। इसके अलावा देखिए एक नया पॉइंट आता है, वो है आपका आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 जो है, आर्टिकल 143 के द्वारा राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह लेने के लिए शक्ति प्राप्त करता है। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 143 के तहत यानी 143 के तहत किसी भी मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सलाह ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट का सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 के तहत। तो ये था आपका आर्टिकल 143 कि राष्ट्रपति सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और भी बात लिखा गया है कि नोट, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बोला जाता है कि आर्टिकल 143 के तहत, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सलाह सुप्रीम कोर्ट देगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो। दूसरा चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट इस सलाह को देने के लिए बाध्य वो भी नहीं है, ना राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ना सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य है। आगे देखो, 26 जनवरी 1950 जब हम लोग का संविधान लागू हुआ, उससे पहले के मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी है और बाद मामलों में नहीं था, और बाद के मामलों में नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तो पहले भी राष्ट्रपति जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट से जो है वो मांग सकता था, आपका कोई भी मामला जो है सलाह मांग सकता था। तो उस समय जो है वो सलाह देना सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्य था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह देना बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति को भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए दोनों पॉइंट। ठीक है, तो ये है आपका राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति, जो कि आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अब देखिए राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के अलावा देखिएगा तो राष्ट्रपति का बहुत सारा वित्तीय शक्ति भी है। और राष्ट्रपति का वित्तीय शक्ति क्या है वो देखिए, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ यानी कि फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट वो देखिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ वो हम लोग देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ यानी कि फाइनेंशियल पावर राष्ट्रपति की। तो बताया जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है यानी कि बजट, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट ये आपका राष्ट्रपति ही रखवाता है अनुच्छेद 112 के तहत। तो अनुच्छेद 112 में आपका किसका जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का जिक्र किया गया है, जिसको रखवाता कौन है? तो राष्ट्रपति ही पटल पे। धन विधेयक यानी कि 110, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का चर्चा किया गया है। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही पेश किया जाता है। तो राष्ट्रपति के पास पहले जाएगा अनुच्छेद धन विधेयक वाला जो विचार,
राष्ट्रपति जब उसको मंजूरी देंगे तभी राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पे ही धन विधेयक जो है पेश किया जाता है आर्टिकल 110 के तहत, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जो है वो आपका आकस्मिकता निधि भी है, यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड। तो आर्टिकल 267 में आपका आकस्मिकता निधि का चर्चा किया गया है, यानी कि इमरजेंसी फंड का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। तो आर्टिकल 267 में कॉन्टीजेंसी फंड का उल्लेख किया गया है और इसमें बताया गया है कि आकस्मिक निधि से धन यानी कि पैसा निकालने का जो अधिकार है केवल राष्ट्रपति के पास है। तो आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा निकालने का, धन निकालने का जो अधिकार है केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। इनके अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं है, किसी के पास भी ये अधिकार नहीं है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी बताया गया था कि राष्ट्रपति की कुछ आकस्मिक निधि, मतलब राष्ट्रपति का जो हम लोग देख रहे हैं आपका ये वित्तीय शक्तियाँ। तो वित्तीय शक्तियाँ में देखिए कि ये बजट को पेश करवाता है, धन विधेयक इसके अनुशंसा पे आता है और आकस्मिक निधि से पैसा यही निकाल सकता है। ये तीनों पॉइंट जाने हम लोग। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति की कुछ ना सैन्य शक्तियाँ भी होती है, यानी कि मिलिट्री पावर भी होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति की मिलिट्री यानी कि सैन्य शक्तियाँ यानी कि मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्या है देखिए। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो तीनों सेनाओं को बोले तो यानी कि थल सेना, वायु सेना और आपका जल सेना, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है वो आपका राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। यहाँ तक तो बता दिए हैं। आगे देखिए, युद्ध की कोई भी जो घोषणा है वो राष्ट्रपति ही करता है। कहने का अर्थ है जैसे कि कभी भी अगर युद्ध होता है तो युद्ध होने के टाइम पे जो भी घोषणा होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। और ये सभी जो है वो आपका राष्ट्रपति का सैन्य शक्तियाँ हैं, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है। राष्ट्रपति की कुछ ना कूटनीतिक शक्तियाँ भी होती है राष्ट्रपति की, वो क्या है वो देख लीजिए। डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। तो डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक संबंध भी ये शक्तियाँ भी होती है राष्ट्रपति का, वो देखिए क्या क्या है सब। राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो जो भी हमारे देश के राजदूत होंगे या फिर जो भी उच्चायुक्त होंगे इनका नियुक्ति कौन करेगा, तो सब राष्ट्रपति ही करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संधि होगा, समझौता होगा, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पे ही होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जो संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर जो समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा, सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सैनिक शक्ति में हम लोग क्या जाने कि सैन्य बलों का सर्वोच्च अधिक जो शक्ति राष्ट्रपति के सन्निहित ही होता है और इसका जो प्रयोग है वो विधि द्वारा करते हैं, यानी कि तीनों सेनाओं का वो सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। राष्ट्रपति का हम लोग राजनीतिक शक्ति देखते हैं कि दूसरे देशों के साथ अगर कोई भी समझौता करना है या फिर कोई भी समझौता करना है वो राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। और राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत में विदेशों के राजदूतों की जो है वो नियुक्ति का अनुमोदन भी देता है। तो अगर भारत में विदेशों का अगर कोई राजदूत यहाँ पे रहेगा तो उसका भी अनुमोदन कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति करेगा। और हमारे देश के राजदूत जो दूसरे बाहर में रहेंगे उसका भी नियुक्ति कौन करेगा, तो राजदूत ही करेगा, मतलब राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक ना। इसके अलावा देखिए राष्ट्रपति की ना आपातकालीन शक्तियाँ भी होती है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भी होती है कुछ यानी कि इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है वो देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि आपातकाल से संबंधित भारतीय संविधान में जो है वो आर्टिकल 18 में, तो आर्टिकल 18 में जो है वो आपका आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में बताया गया आर्टिकल 18 में। और इसमें 3 तरह का आपातकाल बताया गया है, एक है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन और एक है आपका वित्तीय आपातकाल। तो भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल मतलब भाग 18 में आपातकाल के बारे में चर्चा किया गया है इमरजेंसी में। आर्टिकल 52 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 60 वित्तीय आपातकाल, ये तीनों है, ठीक है। आगे देखिए, इन तीनों की जो उद्घोषणा है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इन तीनों की जो उद्घोषणा है भैया वो कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, और वो भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पे करता है। तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही करेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। हमारे भारत में राष्ट्रपति शासन बहुत सारे राज्यों में लगा है, झारखंड में भी 3 बार लगा है, ठीक है ना, वो भी हम लोग जानते हैं।
2007, 2009 और 2011 में। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल तो वो भी लगा है 3 ही बार। कब कब लगा वो देख लीजिए। सबसे पहले 1962 और 62 से लेकर 1968 के बीच में, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, तो उस समय लगा था। और उसमें पीएम थे आपके नेहरू साहब और राष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो 1962 से 68 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, उसमें पीएम थे नेहरू और राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहते हैं प्रधानमंत्री, मतलब ये राष्ट्रपति। उसके बाद 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रही रहते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रहते हैं राष्ट्रपति। आगे देखिए, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वो लगा था आपका 1971 से लेकर 1977 के बीच में। तो पहला लगा था 1962 से 1967 में, 1962 से लेकर 1968 तक। दूसरा लगा 1971 से लेकर 1977 तक, और तीसरा लगा था आपका 1975 से 77 तक। तो दूसरा लगा था 1971 में, तीसरा लगा था 1975 में, और पहला लगा था 1962 में। ये ऐसा डेट याद रखिए। 1962 में पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा आपातकाल जो है 1971 में, और तीसरा आपातकाल 1975 में। पहला के टाइम पे चीन के साथ युद्ध हुआ था तब, दूसरा जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब, उसके बाद, और तीसरा जो है वो आंतरिक अशांति फैल गया था उस समय 1975-77 के बीच में। पहले में थे नेहरू पीएम और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे में थे इंदिरा गांधी पीएम 71 में, और बीवी गिरी प्रधान राष्ट्रपति था। और तीसरा में भी आंतरिक अशांति हुआ था, तो उसमें प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी थी, और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? तो फखरुद्दीन अली अहमद। इसके बारे में याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, नोट करके बताया गया है कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से करते हैं। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष तो आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं, और नाम मात्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति है। तो ये आपका राष्ट्रपति का शक्तियाँ हो गया है। तो ये हम लोग जो है वो राष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक पढ़े हैं। एक एक आर्टिकल को देखिए हम लोग डिटेल से। फिर हम लोग जो है वो राष्ट्रपति का अधिकार और कर्तव्यों के बारे में पढ़े हैं, जिसमें हम सबसे पहले नियुक्ति संबंधी अधिकार देखे, फिर हम लोग विधायी शक्तियाँ देखे, फिर हम लोग न्यायिक शक्तियाँ देखे, फिर सैन्य शक्तियाँ देखे, आपातकालीन शक्तियाँ देखे, क्षमादान करने की शक्तियाँ देखी हम लोग, राष्ट्रपति का जो है वीटो शक्ति देखी हम लोग, इसी में ही विधायी शक्ति में भी देख लिए थे हम लोग, ठीक ना। अब वीटो शब्द जो है वो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। और विधायी प्रक्रिया में ही विधि के ऊपर भी हम लोग पढ़े थे कि विधेयक है वो आपका विधेयक वाला केस आया था कि 3 तरह का विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, और आपका जो है वो ये साधारण विधेयक। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग जो है वो राष्ट्रपति आपका जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया 3 क्लास में। अब राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है वो आप घटना चक्र वाली बुक में लगा लीजिएगा, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया पूरा। अब राष्ट्रपति के बाद हम लोग चलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो अभी आपको बताया गया था राष्ट्रपति के बाद जो है वो उपराष्ट्रपति का टॉपिक आता है ना। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। अभी जो हम लोग ये संघ के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो संघ के बारे में हम लोग इसको कैसे डिवाइड किए थे अलग अलग टुकड़ों में, इसको वो देखिए। संघ को हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग, इन 4 में जो है बांट कर पढ़ते हैं। फिर जो है हम लोग सबसे पहले कार्यपालिका स्टार्ट किए, और संघ की कार्यपालिका जो है आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक आता है। उसके बाद संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़े, जो कि आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक आता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ें, जो कि आपका आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल जो है वो 73 तक चलता है उपराष्ट्रपति।
तो ये राष्ट्रपति आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देखेंगे, जो कि आपका आर्टिकल 74-75 में है। फिर आर्टिकल 76 में आपका अटॉर्नी जनरल है। फिर आपका आर्टिकल जो है वो 77 और 78 में भारत सरकार के कार्य हैं। इसके बाद जो है संघ की कार्यपालिका खत्म। उसके बाद हम लोग इसी तरह संघ की विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा। तो राष्ट्रपति आपका आर्टिकल 52 से 62 तक कंप्लीट। संघ की कार्यपालिका आपका 52 से 78 तक ही है, और आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक आपका राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं इसी क्लास में ही, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक। ठीक है, तो अब हम लोग संघ की कार्यपालिका में ही राष्ट्रपति के बाद सेकेंड जो आता है आपका दूसरा नंबर, वो है उपराष्ट्रपति का आता है। तो हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। जो अगर राष्ट्रपति का देखिए तो आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक है। वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपका आर्टिकल 73 से मतलब 63 से शुरू होता है, और ये आपका आर्टिकल 73 तक चलता है, यानी कि 10 आर्टिकल यहाँ पे भी है मेन। अब देखिए क्या करके बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 63 में बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और यही जो उपराष्ट्रपति होता है हम लोग ये जानते हैं आर्टिकल 63 में आपका भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे आर्टिकल 52 में बोला गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह आर्टिकल 63 में बोला गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये जो उपराष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 63 के बाद आइए आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 64 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और अतः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्वतः पदेन सभापति बन जाता है। तो सिंपल सी बात है, उपराष्ट्रपति का कोई अलग से पद नहीं है। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और आपको पता होना चाहिए कि पिछले आज 12 सितंबर है, आज से 2 दिन पहले यानी कि 10 सितंबर 2025 को जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। और आज यानी कि 12 सितंबर को उनका जो है शपथ ग्रहण है। तो उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति बने हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ बताया जा रहा है आपका कि अगर इससे पहले क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी ये क्या बोलते हैं इसको, जो है आपके राधाकृष्णन जी सीपी राधाकृष्णन, तो सीपी राधाकृष्णन से पहले राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ जो है वो त्यागपत्र दे दिए। तो जब जगदीप धनखड़ जो है वो त्यागपत्र दिए तो अभी जो है वो सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया है 10 तारीख को। तो आर्टिकल 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो भी तुरंत जो है स्वतः ही पदेन सभापति भी बन जाता है। आगे देखिए आर्टिकल 63 आर्टिकल 64 में और आर्टिकल 89 में दोनों में ये चर्चा किया गया है, ये बात बोला गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये आपका आर्टिकल 63 में भी है और आर्टिकल 89 में भी है, एक कम 90 में। अब देखिए 63 के बाद हम लोग चले 64 में हम लोग पढ़ लिए। 64 के बाद देखिए आगे, अब चलिए आर्टिकल 63 समझ गया, आर्टिकल 64 समझ गया, 64 को 89 से जोड़ के पढ़ते हैं। 64 के बाद 65 यहाँ पे नहीं दिया हुआ, 65 हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले जानिए आर्टिकल 66, 65 अभी छोड़ा जा रहा है, आर्टिकल 66 देखिए। आर्टिकल 66 में जो है वो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन की चर्चा की गई है। तो उपराष्ट्रपति का योग्यता आर्टिकल 66 में है। पहला योग्यता कि ये भारत का नागरिक हो, जो कि राष्ट्रपति में भी था। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये भी वहाँ पे था। ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, ये वहाँ पे नहीं था। यानी कि राष्ट्रपति में लिखा हुआ था कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, और यहाँ पे लिखा हुआ राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा बनने के लिए आपको 30 साल होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको जो है वो 25 साल का उम्र होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 35 जो है वो उम्र होना चाहिए, 35 साल। समझ में आ गया। और उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको 35 साल होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ हम लोग देख लिए हैं। आगे देखिए इसके बारे में बताया जाता है कि ये कोई भी लाभ के पद पे ना हो, ठीक है ना। लाभ का पद कहाँ पे डिफाइन किया गया आपका 58(2) में, वो हम लोग जानते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल का वो सदस्य ना हो, अगर सदस्य है तो उसको रिटायर देना पड़ेगा। इन सभी योग्यता के अलावा आपको 20 को प्रस्तावक और 20 को अनुमोदक भी होना चाहिए, और फिर आपको 15,000 की राशि जो है वो RBI में देना भी होगा। तो जैसे हम लोग
राष्ट्रपति में देखिए 50 को प्रस्तावक और 50 को अनुमोदक और 15,000 रुपये का राशि आरबीआई में चेक के रूप में देना होगा। ठीक उसी तरह उपराष्ट्रपति के लिए भी 20 को प्रस्तावक और 20 को अनुमोदक और 15,000 रुपये की राशि देना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि कुल वैध मत का अगर 1/6 प्राप्त नहीं होगा तो जो आपका राशि है वो जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाएगी और ये राशि वापस नहीं की जाती है। तो अगर 1/6 अगर प्राप्त नहीं होगा कुल वैध मत का तो भी आपका जो है मतलब कि अगर आपको 600 वोट पड़ा है, 600 वोट मतलब टोटल वो पड़ा है, उसमें 600 वोट में अगर 1/6 यानी कि 100 को वोट अगर आपको नहीं मिला है तो आपका राशि जो जब्त कर लिया जाएगा, नहीं मिलेगा वापस। आगे देख लीजिए यहाँ तक हम लोग, जैसे हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखे थे आर्टिकल 54 में, उसी तरह हम लोग उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचक मंडल होता है, यानी कौन कौन इसमें शामिल होता है वो देख लीजिए। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होता है वो देख लीजिए। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि इसमें निर्वाचित भी शामिल होंगे और मनोनीत भी होंगे, जबकि राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं था, केवल निर्वाचित था। और इसमें विधानसभा का कोई भी सदस्य नहीं जाएगा जैसे राष्ट्रपति में जाता था। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही जाएंगे, सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है ना, तो इसका निर्वाचन मंडल कैसा होता है समझ गए हम लोग। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन करने का तरीका कैसे होता है, इसका भी सेम वही है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव अनुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और यहाँ पे भी गुप्त मतदान होता है यानी कि सीक्रेट बैलेट। तो ये होगा आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये होगा आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये होगा आपका सीक्रेट बैलेट। ये भी सेम जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है सेम उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल संसद के जो है वो निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और उसमें जो है वो आपके विधानसभा के सदस्य भी भाग लेंगे, है ना, निर्वाचित। उसमें विधान परिषद और मनोनीत नहीं भाग लेते हैं, और उसमें दिल्ली और आपका पुडुचेरी के जो है विधानसभा भी भाग लेंगे आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 110 की मतलब संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति वाला में जानते हैं कि यहाँ पे मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेंगे, इसमें विधानसभा का कोई भी रोल नहीं है, केवल संसद का रोल है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए आर्टिकल 63 जाने, आर्टिकल 64 जाने, 64 को 89 साथ जोड़ के जानते हैं हम लोग। फिर आर्टिकल 66 हम लोग देखें कि जहाँ पे जो है राष्ट्रपति का योग्यता के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल जो है 66 में ही हम लोग पढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो है वो निर्वाचन मंडल कौन कौन होता है वो हम लोग जाने। फिर हम लोग जाने कि आर्टिकल 66 में ही उपराष्ट्रपति का जो है आपका निर्वाचन जो है वो उसका रीति कैसा है, तो भी हम लोग जाने कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होता है, और वो भी आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, और साथ ही साथ आपका सीक्रेट बैलेट होता है। ये भी हम लोग जाने। हम लोग ये भी जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचकगण में निर्वाचित भी और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, ये सभी हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि आपका आर्टिकल 66 यहाँ तक हो गया है। उसके बाद हम लोग जब आर्टिकल 67 की बात करते हैं ना, तो आर्टिकल 67 में जो है हम लोग उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में पढ़ते हैं। तो 66 में हम लोग पढ़े उसका निर्वाचन के बारे में, मंडल के बारे में, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक की रीति और योग्यता, इन सभी को पढ़ते हैं। वहीं अगर आर्टिकल 67 की बात करें तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया, यानी कि पदावधि कब से कब तक रहेगा। तो बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर नेक्स्ट का 5 साल तक रहेगा, या फिर जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक भी वो रहेगा। अगर त्याग पत्र दे दिया तो अलग बात है, त्याग पत्र नहीं देगा, डेथ नहीं होगा, महाभियोग नहीं लगेगा, तो वो तब तक रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। पद ग्रहण से 5 साल तक तो ऐसे रहना ही है। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उसी तरह उपराष्ट्रपति भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन इसका सूचना जो है वो आपको लोकसभा के अध्यक्ष को देना पड़ेगा। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति की मृत्यु या फिर समय से पहले पद खाली होने की स्थिति में यथाशीघ्र जो है वो पद भरा जाएगा। तो हम लोग जैसे राष्ट्रपति में था कि 6 महीने के भीतर ही आपको जो है वो चुनाव करके राष्ट्रपति का पद या फिर उपराष्ट्रपति का पद जो है वो आपको भरना पड़ेगा, अगर डेट हो जाता है तो। अगर राष्ट्रपति मर गया
या महाभियोग लग गया तो कुछ समय के लिए उपराष्ट्रपति बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहा तो आपका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज है वो रहेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब देख लीजिए, तो अभी आपको बताया गया था आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में देखिए हम लोग उपराष्ट्रपति जो है वो पद ग्रहण करने की तारीख से नेक्स्ट 5 साल तक रहेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र दे सकता है। ये आपका 67 का में बताया गया है। किसमें? तो 67 का में। ये आपका जो है 67 ए में बताया गया है, ए या फिर का में बताया गया है। आगे देखो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प के द्वारा पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिसे लोकसभा का भी सहमत प्राप्त हो। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई भी जो है संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय कम से कम 14 दिन पहले जो वो सूचना नहीं दिया गया हो। तो जैसे हम लोग 67 ए में बताए कि राष्ट्रपति अपना जो है त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उसी तरह 67 बी में हम लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति को भी जो है उसके पद से हटाया जाता है। उसको महाभियोग नहीं कहेंगे, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए लगेगा। यहाँ पे इसको अगर लोग राज्यसभा के सदस्य और अगर ये बहुमत से इसको पारित कर देंगे कि नहीं उपराष्ट्रपति को हटाना चाहिए तो हट जाएगा वो। उसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 67 बी में कहा गया है। इसके अलावा आर्टिकल 67 सी भी है जहाँ पे बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक वो पद पर धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो ये जो है ये है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 66 में 2-3 को था, उसी तरह आर्टिकल 67 भी ए है, फिर बी है और आपका सी है। ये तीनों में डिवाइड किया गया है। और 67 ए, 67 बी, 67 सी। 67 सी में बोला है कि जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वो पद में रहेगा। 67 बी में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा के बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 14 दिन का संकल्प देना होगा, नोटिस देना होगा। और उपस्थित और मतदान करने वाले लोग जो है 50% से अगर ज़्यादा वोट कर देंगे तो वो हट जाएगा। ये आपका 67 बी में कहा गया है। 67 ए में वही बोला गया है कि आप जो है वो मतलब त्यागपत्र दे सकते हो। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है इसको पद से कैसे हटाया जाता है, यानी कि रिमूव फ्रॉम ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है वो देख लीजिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई भी आधार नहीं दिया गया, जैसे कि महाभियोग का आधार दिया गया था राष्ट्रपति वाले में, वैसे यहाँ पे नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू होती है। वहाँ पे दोनों में हो सकता था, लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन यहाँ पे केवल राज्यसभा में। राज्यसभा उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले का नोटिस देगा और उसके बाद जो है राज्यसभा अपने तत्कालिक सदस्य संख्या से प्रस्ताव पारित करेगी। लोकसभा में सहमति प्राप्त करने पर पहले लोकसभा में उसको सहमति लेना पड़ेगा। हाँ हटा दे, बोलो ठीक है भाई हटा दो। उसके बाद उपस्थित जो भी सदस्य हैं उसमें से 50% + 1 ये वाला सिस्टम होना चाहिए। ये प्राप्त होने पर राष्ट्रपति को पद पे हटाया जाएगा। मतलब कि अगर 100 को आदमी है तो 100 आदमी में 50 आदमी + 1 यानी 51 आदमी अगर बोल देगा सहमति कि हाँ उपराष्ट्रपति को हटा दीजिए, तो फिर राज्यसभा में ये बिल पास हो जाएगा और इसको लोकसभा का जो मंजूरी मिलना चाहिए। उसके बाद जो है राष्ट्रपति खुद से वो हट जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो खुद फिर उनको हटाना पड़ेगा, हट जाएगा। तो ये आपका ये जिक्र जो है राष्ट्रपति को पद से हटाना, ये आपका 67 बी में कहा गया है। फिर 67 सी में जो है वो बोला गया कि राष्ट्रपति जो है उत्तराधिकारी आने तक वो पद में बने रहेंगे। और 67 ए में जो है वो त्यागपत्र देके वो पद खाली कर सकता है, वो कहा गया है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखिए, जैसे अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है, उसी तरह अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद अगर जो भी विवाद उत्पन्न होगा उस विवाद से निपटने का जो अधिकार है केवल सुप्रीम कोर्ट का है। तो अगर उपराष्ट्रपति के संबंध में अगर कोई भी विवाद होगा उसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वही आपका अंतिम निर्णय होगा। ठीक है ना। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा और निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो हम लोग उपराष्ट्रपति में 63 नंबर पढ़े, फिर 64 नंबर पढ़े, 64 को 89 से जोड़ के पढ़े, 65 नहीं पढ़े, 66 पढ़े, 66 में हम लोग 2-3 को पढ़े। निर्वाचन का रीति क्या होगा, निर्वाचन का मंडल क्या होगा, उसकी जो है योग्यताएं क्या होगी।
फिर 67 को हम लोग 67 पढ़े, 67 को A B C में बांट के पढ़े, ठीक है ना। यहाँ तक होना चाहिए आपको पता। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अधूरा रहने पर निर्वाचन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे राष्ट्रपति में था वैसे यहाँ पे भी। अब आगे देखिए, अभी हम लोग आर्टिकल 67 के बारे में अभी पढ़ ही रहे थे हम लोग। यहाँ की राष्ट्रपति का जो है वो कार्यकाल आर्टिकल 67 में दिया गया है ना, तो ये हम लोग देख रहे थे आपका राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल आर्टिकल 67 में। तो थोड़ा सा इसको आप हल्का सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग वेतन के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है यानी कि टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और नोट सभापति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद में काम करता है और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो उसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता और सारी सुविधाएं मिलती है। ये आपका आर्टिकल 65 में कहा गया है। अच्छा ठीक है, अभी हम स्किप किए थे ना कि आर्टिकल 65 क्या है, सो देख लीजिए। आर्टिकल 63 बोले कि हम भारत के संविधान में बोला गया कि एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। आर्टिकल 64 ने बोला है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यही बात 64 में कहा गया, यही बात आपका 89 में कहा गया। आर्टिकल 65 में कहा गया कि जब आपका जो है वो राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो ऐसे में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करेंगे और ऐसे में वो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, और जब राष्ट्रपति के पद में वो काम करेंगे तो उनको सारा राष्ट्रपति के जैसा वेतन भत्ता सुख सुविधा मिलना चाहिए। यह आपका आर्टिकल 65 में कहा गया है। आर्टिकल 66 में आपका राष्ट्रपति का मतलब उपराष्ट्रपति का योग्यता कहा गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा गया है, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव का जो है रीति, ये निर्वाचन का नीति क्या होगा वो भी बताया गया है। आर्टिकल 67 को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, A B C। ए में आपका जो है उसका बोला गया कि ये त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और इसका जो है सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी देना चाहिए। 67 बी में बोला गया कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा वो हम लोग जानते हैं, 14 दिन का पहले नोटिस देके 50% + 1 के बहुमत से हटाया जा सकता है। ये केवल राज्यसभा में होगा, लेकिन इसके लिए लोकसभा का मंजूरी भी चाहिए। फिर हम लोग जाने 67C। यहाँ हम लोग जानते हैं कि 67C में बोला गया कि जब तक उपराष्ट्रपति का कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। फिर हम लोग जानते हैं कि 67 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वो है आपका आर्टिकल 68। तो 67 के बाद हम लोग चलते हैं आर्टिकल 68 की तरफ, ठीक है ना। तो आर्टिकल 68 हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि आर्टिकल 68 क्या कहता है, ठीक है। तो ये हम लोग 67 वाला हम लोग पढ़े थे। आगे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु जो है वो पद पर रहते हुए हो गई थी। तो उपराष्ट्रपति एक है भारत का। देखिए, भारत का सबसे पहले उपराष्ट्रपति बना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से लेकर 62 तक, और 62 में उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बना 62 से लेकर 57 तक, मतलब 67 तक। उसके बाद जाकिर हुसैन सेकंड नंबर में है, फिर बीवी गिरी, फिर आपका गोपाल स्वरूप पाठक, ये सभी थे। 14वें नंबर में जगदीप धनखड़ थे। 15 नंबर में आपका परसों बना है कौन, तो वह है आपका CP राधाकृष्णन। एक पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ है वो है आपका श्रीकांत जी का, और श्रीकांत जी है जो वो आपके 1997 से लेके 2002 तक वो उपराष्ट्रपति रहे थे। तो 1997 से लेकर 2002 तक जो है वो कृष्णकांत जी वो पद पे रहते हैं। एकमात्र अगर उपराष्ट्रपति की बात करें जो कि मतलब कि कार्यवाहक रहे थे, तो वो आपके बीवी गिरी ही कार्यवाहक रहे थे। बीवी गिरी 67 से 69 के बीच में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहे थे। वे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उच्चायुक्त रहे थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उच्चायुक्त रहे थे, और ये आपका बीवी गिरी भी थे उच्चायुक्त। वह उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनता है पहला 62 से मतलब 1952 से 62 तक। अब 62 के बाद फिर ये क्या बन जाता है, तो राष्ट्रपति बनता है 62 से 67 तक। के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन, ये सभी जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। आगे देखिए, कार्यवाहक अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वो हम लोग जानते हैं वो है आपका वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बने थे मतलब जाकिर हुसैन के स्थान पे। उसके बाद फिर आपका है BD जत्ती। तो BD जत्ती साहब जो है वो कार्यवाहक बने थे फखरुद्दीन अली अहमद के स्थान पे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो BD जत्ती जो है वो आपका कार्यवाहक थे, ये आपका 1974 से लेकर 1979 तक रहते हैं। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये भी आपके उपराष्ट्रपति बनते हैं, ये आपका कार्यवाहक होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए हैं, इसको एक दो बार आप और रिवीजन कीजिएगा, बार बार कंठस्थ कीजिएगा,
तो ही होने वाला है कुछ, अदरवाइज दिक्कत होगा। अगर हम लोग देखें तो 63, 64, 65, 66, 67 हम लोग देख लिए हैं। 67 के बाद आपका आता है, कहीं भी 68 का जिक्र नहीं किया गया वैसा खास तो, लेकिन हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति का वेतन, ठीक ना। क्या देख रहे हैं हम लोग? उपराष्ट्रपति का वेतन, सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं मिलता है। जैसे बाकी राज्यसभा के सभापति को वेतन मिलता है, सेम उसी तरह इसको भी जो है वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति के लिए इसको कोई भी वेतन नहीं मिलता है। जो राज्यसभा के सदस्यों को वेतन मिलता है, सेम उसी तरह राज्यसभा के सभापति को भी वेतन मिलता है, और यही आपका उपराष्ट्रपति होता है। इसको अलग से कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब एक ही पैसा में डबल काम। तो समझ में आया यहाँ तक आपको? अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए उपराष्ट्रपति वाला में यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिए आर्टिकल 67 के बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं आर्टिकल 68, आर्टिकल 69। आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा, सर्च कीजिएगा आर्टिकल 69 और आर्टिकल 68, ये क्या है क्या नहीं है, आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, यहाँ से आप फिर इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। आर्टिकल 70 जो है वो क्या कहता है वो देख लीजिए। आर्टिकल 70 कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद जो है नियम बनाएगा। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो उसके लिए नियम कौन बनाएगा? तो आपका संसद बनाता है आर्टिकल 70 के द्वारा। तो राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद नियम बनाता है। तो हम लोग उपराष्ट्रपति संबंधी आर्टिकल 63 पढ़े, 64 पढ़े, 65 पढ़े, 66 पढ़े, 67 पढ़े, 67 को 3 भागों में बांट के पढ़े। 68 आप गूगल कीजिएगा, 69 गूगल कीजिएगा। आर्टिकल 70 में है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर संसद नियम बनाएगा, वो हम लोग पढ़ लिए, जानते हैं। आर्टिकल 71 आप थोड़ा सा जानिएगा। तो आर्टिकल जैसे 61 में आपका उपराष्ट्रपति ये महाभियोग का ये कहानी था, महाभियोग वाला, उसी तरह आप थोड़ा सा जो है ना वो आप हल्का सा पता कीजिएगा आर्टिकल 71 के बारे में कि आर्टिकल 71 क्या कहता है, वो भी थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए कि जब हम लोग अभी देखें कि आर्टिकल 67 तक तो हम लोग पढ़े थे। आर्टिकल 68 में थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि आर्टिकल 68 बोलता है कि उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली होगा तो उसको फिर आपको 6 महीने के भीतर ही चुनाव कराना होगा, ये आपका आर्टिकल 68 कहता है। वहीं अगर आर्टिकल 69 की बात कीजिए तो उपराष्ट्रपति की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो आर्टिकल 68 में उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पे आपको 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होगा। जैसे कि जगदीप धनखड़ जो है त्यागपत्र दे दिए थे 1-2 महीने पहले ही, तो अभी परसों ही जो है मतलब कि 10 सितंबर 2025 को मतलब सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना गया है आर्टिकल 68 के तहत। आर्टिकल 69 देखेंगे हम लोग कि उपराष्ट्रपति को चुनाव जो है वो मतलब शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं, और आज 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी कि सीपी राधाकृष्णन का चुनाव होगा। आर्टिकल 70 हम लोग जानते हैं कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अगर कोई खाली रहता है तो उसके लिए जो है नियम कौन बनाता है? तो आपका संसद बनाएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 जो है वो आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए विवादों का निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो आर्टिकल 71 में है कि राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है अगर इसके चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा जो है वो आपका आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल अगर हम लोग 72 की बात करते हैं तो हम सभी को पता है कि आर्टिकल 72 के जो है तहत हम लोग जानते हैं क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। क्या है? तो क्षमादान की शक्ति है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो आर्टिकल 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 तक हम लोग जान गए हैं। 73 भी आपका कुछ वैसा खास नहीं है, 73 भी छोटा मोटा है, वो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है आर्टिकल 74 और 75 हम लोग देखते हैं ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो उनके बारे में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में। आज हम लोग जो है यहीं तक इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी आर्टिकल 68 यानी कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाएंगे। आर्टिकल 71 कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी समस्या होगा तो उसको निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। तो अब हम लोग कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, यानी कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित थोड़ा बहुत पॉइंट बचा हुआ था आपका, जैसे कि राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति का वित्तीय शक्तियाँ, वो सब हम लोग पढ़ लिए। फिर राष्ट्रपति वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया उसका आपका। उसके बाद फिर राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग क्या क्या जाने, तो सबसे पहले आर्टिकल 63,
आर्टिकल 64, फिर आपका आर्टिकल 65 जाने, आर्टिकल 66 जाने, 66 में भी 2-3 को पॉइंट अलग कर करके जाने, 66 के बाद आर्टिकल 67, ये भी 3 भागों में बांट के हमें पढ़े। आर्टिकल 68 जाने हम लोग कि 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करवाना होगा। आर्टिकल 69 जाने हम लोग, और कि आर्टिकल 69 में क्या कहा गया था कि आपका जो है शपथ दिलवाएगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। उसके बाद आर्टिकल 69 के बाद 70 देखिए हम लोग कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विषय है वो आपका संसदीय बनाएगा, है ना, अर्हता से संबंधित या फिर चुनाव से संबंधित कोई भी। आर्टिकल 71 हम लोग देखें कि जो आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो आपका सुप्रीम कोर्ट इसको निपटारा करेगा। आर्टिकल 72 हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। तो ये आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों टॉपिक आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा ना तो ये चीज़ आपके एकदम दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा और आपको फिर कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।